हेलो एवरीवन। तो बच्चों, अपनी जो नीट रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसी में आज अपन चैप्टर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारी रिएक्शंस इस चैप्टर में होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो एल्डिहाइड कीटोन की प्रेपरेशन के लिए जो कंबाइंड रिएक्शंस होती हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे अगर अपन फर्स्ट बात करें तो अपन ने अल्कोहल में भी पढ़ा था कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, अगर आप एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो क्या करेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने हैं क्योंकि बहुत बार वो डायरेक्टली आपको एक इक्वेशन दे देगा, इंटर कन्वर्जन दे देगा, पूछेगा कौन सा जो रिएजेंट है वो यूज़ करा गया है। तो याद रखना है जब जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हुआ होगा। जैसे कि KMnO4 है, K2Cr2O7 है। ये क्या है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर बात करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो इसमें आता है PDC। ये क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। एक आता है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसके अलावा एक और रिएजेंट होता है जिसे बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। अच्छा, अब दो तरीके के यहाँ पर आप नेम्ड रिएजेंट पढ़ रहे हो। एक तो होगा कॉलिन रिएजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिएजेंट को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें हेल्प होगी, जोन्स रिएजेंट। अब देखना, आपको बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी जिससे ये दोनों नेम रिएजेंट में आपको फर्क करना आ जाएगा। अगर जोन्स रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पर CrO3 के साथ में एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है जो कि है H2SO4। और अगर कॉलिन्स रिएजेंट की बात करें तो इसमें CrO3 के साथ में एक वीक बेस लिया जाता है जैसे कि पिरिडीन विथ CH2Cl2। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों रिएजेंट होते हैं। बहुत बार नीट में डायरेक्टली सिर्फ रिएजेंट से क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे कि बेयर रिएजेंट कौन सा है। इस तरीके से रिएजेंट के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, डायरेक्टली अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड मिल जाएगा। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब आइए बच्चों समझते हैं यहाँ पर इसका मैकेनिज्म कि जब अल्कोहल से एसिड या एल्डिहाइड बन रहा है तो क्या मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। तो आइए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले आपने एक अल्कोहल लिया RCH2OH। अपन को पता है अल्कोहल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगे, जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं K2Cr2O7 की जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो ये है K2Cr2O7 ये क्या करता है, H2CR2H2CrO7 बनाता है, जिससे जो आपके रिएक्टिंग स्पीशीज होता है, जो रिएजेंट होता है वो निकलता है जो कि है CrO3। अब ये जो CrO3 होता है ना, इसको चाहिए होता है एक और ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन है इसके पास पर फिर भी इसको एक और ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है जिससे फॉर्म होता है RCH2। और यहाँ पर ये इस तरीके का एक एस्टर बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रोमियम एस्टर, ये फॉर्म हो जाता है। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन है जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, मगर यहाँ पर 3 बॉन्ड बन चुके हैं। तो भाई ये इसकी हेल्प करना चाहता है। अब यहाँ पर क्योंकि एक और चीज़ अपन ने यहाँ पर ये कर दी कि जो भी क्रोमियम होता है जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी एक ऑक्सीजन पे क्या करना पड़ता है, उसको एक बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ता है, जिस पे एक ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, माइनस। अब ये माइनस क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं अल्कोहल बना लूँ और ये इस H को ले लेता है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, जैसे ही अल्कोहल को लेता है, अल्कोहल बना लेता है, जिसकी वजह से फॉर्म हो जाता है RCHO और यहाँ पर एक OH बन जाता है।
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब जो ये बाकी के ऑक्सीजन है वो सोचते हैं यार ये तो अल्कोहल बना के स्टेबल हो गया, हमको भी अल्कोहल बनाना है, और उसी वजह से ये जो ये वाला हाइड्रोजन होता है इस पे नज़र उठाते हैं। ये कार्बन को पता चल जाता है कि इनकी नज़र मेरे एक और हाइड्रोजन पे है, और कार्बन क्या करता है, जल्दी से बॉन्ड तोड़ने का यहाँ से कोशिश करता है, यहाँ से पूरा बॉन्ड बच्चों टूट जाता है। इसे बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं RDS, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्रोमियम एस्टर बना था इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ये क्रोमियम एस्टर टूटेगा और अब मिल जाएगा आपको RCHO जो कि एक एल्डिहाइड है, प्लस साथ में बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा CrOH OH डबल बॉन्ड O। अब ये जो स्टेप है ये फॉलो होता है जब अपन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप KMnO4 लोगे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, MnO4 यहाँ पर आपका रिएक्टिंग स्पीशीज़ हो जाएगा। अगर PDC PCC की बात करते हो तो CrO3 ही यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज़ होता है, जो कि इस तरीके से प्रोसीड करता है। अब ये फर्स्ट स्टेप कहाँ तक होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये तो बात होगी जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मगर जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो वो कैसे बनता है, आइए देखते हैं। अब इस स्टेप में क्या होता है, इसमें सेकंड स्टेप आपको सिर्फ देखने को मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो। ओनली व्हेन अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टेकन, सेकंड स्टेप आता है जहां पर अपन ने एल्डिहाइड बना दिया था। अब क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड में वाटर की रिएक्शन करवाते हो जिससे कि आपको एक डाइऑल मिल जाता है, RCHOH। जब भी किसी कार्बन पे दो अल्कोहल ग्रुप है तो उसको बोला जाता है डाइऑल। क्या बोलते हैं, डाइऑल। अब ये डाइऑल मिल जाता है तो दोबारा यहाँ पर क्या आता है, आपका जो ये क्रोमियम था वो दोबारा आ जाता है। ये अपने यहाँ पर क्रोमियम आता है, दोबारा ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाना चाहता है और दोबारा फॉर्मेशन कर देता है क्रोमियम एस्टर का, जो कि क्या था बच्चों, RCH। अब मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, ये क्या करेगा, माइनस बन जाएगा यहाँ से और माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर 2 OH बना दिए। अब बचता है एकमात्र ये डबल बॉन्ड O। तो ये चाहेगा कि यार मैं क्यों ना यहाँ से एक H ले लूँ, क्योंकि एकमात्र H बचता है इस वाले कार्बन के पास में, तो क्यों ना मैं यहाँ से एक H ले लूँ और पूरी जो अपनी स्पीशीज है उसको क्या कर दूं, तीनों के तीनों ऑक्सीजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, 3 अल्कोहल से। तीनों के तीनों ऑक्सीजन 3 अल्कोहल बना ले, इसलिए इस हाइड्रोजन को ये लेना चाहता है। दोबारा कार्बन क्या करता है, अपना बॉन्ड पूरा तोड़ लेता है, जिससे आपको मिलता है, अब देखना ये मिला है, यहाँ पर ऑलरेडी एक OH था क्योंकि डाइऑल है, तो RC डबल बॉन्ड OH मिल जाता है, साथ में बन जाता है CrOH का होल थ्राइज। यही इसका क्या होता है बच्चों, मोटिव होता है कि ये CrOH होल थ्राइज बना ले। अब आप देखना बहुत स्पेशल बात अपन पढ़ेंगे, जब भी अपन बात करते हैं किसकी, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो वहाँ पर जो क्रोमियम होता है वो सिक्स्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जिससे कि वो चेंज हो जाता है क्रोमियम की 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसी की वजह से इसके कलर में भी चेंज होता है। क्रोमियम जब 6th ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ऑरेंज कलर का होता है और 3rd में ग्रीन कलर का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्रोमियम का स्टेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्या रहेगा, तो 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कलर में चेंज होता है ऑरेंज टू ग्रीन, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो याद रखना जब भी कलर का चेंज होगा तो उसको POC में अपन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ तक अपन को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या प्रोसीजर था, क्या मैकेनिज्म था। आइए देखते हैं अब है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनोलिसिस से क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आपने क्या करा, एक एल्कीन ले ली, एल्कीन के अंदर आपको क्या करना है, ओजोन डालना है O3। अब ये बहुत ही एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं ओजोनाइड। अभी देखना ओजोनाइड किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पर जो एल्कीन होती है वो यहाँ से एक ऑक्सीजन बना लेगी और यहाँ से भी ये 2 ऑक्सीजन इस तरीके से बन जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओजोनाइड। तो जब जब एल्कीन ओजोन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बना लेती है, ओजोनाइड। और अब जो ये ओजोनाइड का क्लीवेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना किस तरीके से ये ऑक्सीजन अकेला छूट जाएगा और इस तरीके से इसका क्लीवेज हो जाएगा। अब आप क्लीवेज में देख सकते हो ये ऑक्सीजन अकेला आ गया, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है तो ये क्या कर लेगा, इवेंचुअली C डबल बॉन्ड O बना लेगा और इस तरफ भी 2
क्या था, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन था, तो 2 मोल्स मिल जाएंगे आपको किसके, कार्बोनिल कंपाउंड के। अब ये एसिड भी हो सकता, सॉरी ये क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। अगर एक हाइड्रोजन हुआ तो एल्डिहाइड होगा, और दोनों अगर R ग्रुप होंगे तो कीटोन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ओजोनोलिसिस में भी 2 तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और एक होता है रिडक्टिव क्लीवेज। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या होगा, जो रिएजेंट यूज होंगे वो होंगे H2O2, OH माइनस आयन, इस तरीके का रिएजेंट यूज होगा। और H2O2 देखते ही आपको समझ जाना है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है। और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में आप कभी भी अगर आपको एल्डिहाइड बन रहा होगा तो उसको दोबारा ऑक्सीडाइज करवा कर क्या करना है, एसिड बनाना है। याद रखना है क्या करना है, जैसे ही एल्डिहाइड बन रहा होगा अगर ऑक्सीडेटिव रिएजेंट दे रखा है तो उसका एसिड बना के आ जाना है, और साथ में अगर कीटोन बना है तो कीटोन विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, अब रिडक्टिव क्लीवेज में क्या होगा, जो आपका यहाँ पर RCHO बनेगा, मतलब कि एक एल्डिहाइड, वो एज इट इज रहेगा और कीटोन भी एज इट इज रहेगा। तो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में कीटोन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अगर एल्डिहाइड बना है तो उसका एसिड बना के आना है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में, और रिडक्टिव क्लीवेज में उसको एज इट इज रहने देना है। तो ये बात हो गई बच्चों ओजोनोलिसिस की, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन की। थर्ड रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन मतलब एल्काइन में आपको क्या करना है, वाटर को जोड़ना है। और इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, कुचरोव रिएक्शन भी इस रिएक्शन को बोला जाता है। याद रखना है इसका नेम। और इसमें क्या होता है, आप एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन का यूज करते हो, और साथ ही में इसके यूज किया जाता है HgSO4 या फिर Hg+2 सोल्ट भी आपको बहुत बार मिलेगा, और साथ में वाटर, क्योंकि वाटर का एडिशन करवाना है H+OH माइनस आयन। कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन है, एक में आपको OH माइनस आयन जोड़ना है, एक में आपको H+ जोड़ना है, सिर्फ इतना सा करना है, और फिर आपका अपने आप जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ आपने क्या जोड़ा बच्चों, सबसे पहले तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे तो यहाँ पर बनता है एक इंटरमीडिएट। ये जो Hg+2 होता है ये क्या करता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है। अब इस इंटरमीडिएट पे होता है वाटर का अटैक, और वाटर से जो एक OH माइनस आयन है वो तो कहाँ चल जाता है, एक स्पीशीज पे, और एक पे H+ चल जाएगा, जिसकी वजह से आपको मिलेगा CH2। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक तो क्या है C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये OH आ जाएगा। अब आपको पता है जब भी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो, एक अल्कोहल ग्रुप हो, तो इसको बोलते हैं इनोल, और ये इनोल कीटो टोटोमेरिज्म कर सकता है, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको CH2CHO। क्या मिल जाएगा, एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी यही हो रहा है, एक एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। CH3 क्या मिल जाएगा आपको, CHO, एक एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा इस वाले कार्बन पे, जिससे कि CH3CHO मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इस एल्काइन में क्या होता, एक और कार्बन होता, तब उस केस में आपको एसीटोन मिलेगा। अगर इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन है तो क्या मिलेगा, आपको एल्डिहाइड मिलेगा। दोनों ही चीज़ों को याद रखना है। अब बच्चों इसके बाद आपका जो फोर्थ प्रोसेस है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करना है, उसमें से आपको क्या करना है, OH और H को क्या करना है बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन करना है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, इससे एल्डिहाइड बन रहा है, और जो रिएजेंट अपन यूज़ कर रहे हैं वो है कॉपर विथ हाई टेम्परेचर। ये मैं ऑलरेडी अल्कोहल में पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी अल्कोहल में क्या होगा बच्चों, अगर आप कॉपर डालते हो 573 या फिर कोई भी हाई टेम्परेचर पे, तो वो बना देता है एल्डिहाइड। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कॉपर डालते हो तो वो आपका प्रोड्यूस करेगा कीटोन, और ये एकमात्र ऐसा रिएजेंट है जो टर्शरी अल्कोहल के साथ में भी रिएक्ट करता है। अदरवाइज जितने भी अपन रिएजेंट पढ़ेंगे आप देखोगे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी दिख रहा है, टर्शरी अल्कोहल कभी रिएक्ट ही नहीं करता। एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। जब कॉपर को यूज़ करते हैं तब टर्शरी अल्कोहल भी रिएक्ट करता है, मगर ये यहाँ पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड नहीं देता, बजाय कि ये दे देता है एक एल्कीन। क्या दे देता है, एल्कीन। तो बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो टर्शरी अल्कोहल है उसका क्या हुआ है बच्चों, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या बनेगा, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इस केस में ये क्या हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना है। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अब रिएक्शन, प्रिपरेशन रिएक्शंस फॉर एल्डिहाइड। अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन की कंबाइंड रिएक्शंस पढ़ ली प्रेपरेशन की, अब अपन पढ़ेंगे सिर्फ एल्डिहाइड के प्रेपरेशन की रिएक्शन। तो आइए बच्चों इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है रोजन-वुड रिएक्शन, और रोजन-वुड रिडक्शन भी इसे बोलते हैं। इसमें जो अपन रिएजेंट यूज करते हैं वो है H2PDBSO4। अब ये रिएजेंट आपको देखा देखा लग रहा होगा, बिल्कुल सही, इसको लिंडलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो एल्काइन होता है उससे सिस एल्कीन बनाने में काम आता है, और अगर इसी का यूज अपन एसाइल क्लोराइड में कर दे तो वो क्या बना लेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो बच्चों यहाँ पर आपको एक एसाइल क्लोराइड दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, H2PDBASO4। अब जो ये BaSO4 होता है ना बच्चों, इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग काम होता है। ये क्या करता है, एक पॉइजन की तरह काम करता है और इसको एल्डिहाइड पे ही रोक लेता है, फर्दर क्या करता है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, और यहाँ से मिल जाएगा आपको एल्डिहाइड RCHO। ठीक है, इसे बोलते हैं रोजन-वुड रिडक्शन। अब यहाँ पर है सेकंड, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में आप क्या करते हो बच्चों, एक साइनाइड का यूज़ करते हो। साइनाइड के साथ जो रिएजेंट यूज़ होते हैं वो होता है स्टेनस क्लोराइड। ये जो SnCl2 होता है इसे स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं। साथ ही में HCl का यूज़ करते हो। इस रिएक्शन को देखना ये कैसे प्रोसीड होगी। आपने एक साइनाइड लिया, साइनाइड में जैसे ही आप SnCl2 प्लस HCl का क्या करोगे बच्चों, एडिशन करोगे, तो ये क्या करता है, जनरल सिर्फ एडिशन में क्या करना है, एक बॉन्ड को तोड़ के आपको HH को ऐड कर देना है, तो यहाँ पर बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। अब ये बनते ही आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने का बच्चों तो O इधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा एक एल्डिहाइड। अगर ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पर क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट इधर आएगा जिससे कि एक एल्डिहाइड बन जाएगा। याद रखना है, बहुत बार पूछ लेगा, स्टीफन रिडक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, इमीन। क्या बनता है, इमीन, याद रखना है। अब है एक और रिड्यूसिंग एजेंट जो कि है डाइबल H। यहीं पर अपन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट्स की भी बात करेंगे, तब बहुत अच्छे से समझेंगे डाइबल H क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, एक हाइड्राइड डोनर है, मतलब ये हाइड्राइड का क्या करता है, डोनेट करता है। अब जैसे अगर अपन यहाँ पर बात करें, ये सेम प्रोसीड होगी जैसे कि स्टीफन रिडक्शन में होता है, वही सेम मैकेनिज्म है। पहले आप RCN लोगे, RCN के अंदर ये क्या करेगा, हाइड्राइड डोनर है, तो ये यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ के इमाइन बना लेगा। फिर वही इमाइन में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे कि आपको फाइनली मिल जाएगा एक एल्डिहाइड। और ये का यही सेम प्रोसीजर ये किसके साथ करता है, एस्टर के साथ भी करता है। डाइबल H जो होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड, मतलब ये एस्टर से, साइनाइड से, इन सब से क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। ओनली 1 स्टेप रिडक्शन करता है। अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे अपन 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज कर रहे थे, वैसे रिडक्शन में भी 2 स्टेप में रिडक्शन होता है, तो ये ओनली 1 स्टेप से करता है, तो इसी वजह से ये सिर्फ क्या करता है, एल्डिहाइड बना पाता है, इसको फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल नहीं बना पाता, इसलिए यहाँ पर अपन को एल्डिहाइड मिल जाता है। अब चलते हैं बच्चों अपनी नेम रिएक्शन पे, जो कि है इटार्ड रिएक्शन। अब इसका नाम कितना अजीब सा है ना, इटार्ड रिएक्शन, वैसे ही ये क्या बनाता है, एक बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जब भी अपन टोलिन या फिर सब्स्टिट्यूटेड टोलिन लेते हैं और उसमें क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं, तो इससे क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि होता है CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस। इसका भी क्या होता है, होल ट्वाइस होता है, जिससे हाइड्रोलाइज होकर ये बना देता है इवेंचुअली बेंज एल्डिहाइड। क्या बना देगा, बेंज एल्डिहाइड। आपको एक बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड मिल जाएगा, और ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को प्रोड्यूस करने का क्या है, प्रिपरेशन टेक्निक है। आइए बच्चों बात करते हैं और भी रिएक्शन जिनसे एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो सकता है। एल्डिहाइड की बहुत सारी रिएक्शन है प्रेपरेशन की, तो आइए पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन जो कि है यूज़ ऑफ क्रोमिक एसिड। इसमें अपन क्रोमिक एसिड का यूज़ करेंगे विद एनहाइड्राइड, और यहाँ पर भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं बेंजाइलिडीन एसीटेट, और फिर यहाँ से क्या होता है, एक
डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। ये जो CH होता है ना, इस पे 2 OH ग्रुप होते हैं। अब जब भी किसी भी, याद रखना, जब भी किसी कार्बन पे डाइऑल बनता है वो अनस्टेबल होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है और जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाता है, बेंज एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डाइऑल बनेगा और डाइऑल से आपको बेंज एल्डिहाइड मिल जाएगा। सेम ये रिएक्शन यहीं पर क्या होती है, यहाँ पर भी सेम होता है। जैसे ही आप टोलिन लेते हो और उसका क्लोरीनेशन करवाते हो तो CHCl2 बनता है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हो तो यहाँ पर भी डाइऑल बनता है। ये जो CH होता है इसके पास 2 OH होते हैं। आपको पता है डाइऑल स्टेबल नहीं होता, वाटर निकल जाता है और आपको इवेंचुअली क्या मिल जाता है, बेंज एल्डिहाइड। अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन। जब मैंने डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ा था तो गटरमान रिएक्शन पढ़ाई थी, मैंने बताया था गटरमान कोच रिएक्शन अलग है, वो बेंज एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में यूज होती है, और गटरमान रिएक्शन में आप नॉर्मल एक हेलोअरीन बनाते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl लेते हो और एक लुईस एसिड लेते हो, अनहाइड्रस AlCl3, साथ ही में क्या करता है, ये बेंज एल्डिहाइड बना देता है। और ये बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितनी नेम रिएक्शन आई है। एक आया है रोजनवुड रिएक्शन, फिर आया है स्टीफन रिडक्शन, फिर आया है इटार्ड रिएक्शन, फिर यहाँ पर आ गया गटरमान कोच रिएक्शन। तो इन सब जो नेम रिएक्शन है जिनमें एक नेम आया है, याद रखना है, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बच्चों अपन ने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन रिएक्शंस तो पढ़ ली, आइए शुरुआत करते हैं कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शंस का। अब कीटोन की बहुत ही कम और कंपैरेटिवली इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम एल्डिहाइड तो बहुत कम प्रिपरेशन रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो अपन बेंजीन के ऊपर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते थे उससे अपन को क्या मिलता था, एक कीटोन मिलता था, तो वही कीटोन के प्रेपरेशन में हो जाएगी। जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करूँ, ठीक है, तो बेंजीन क्या करता था बच्चों, यहाँ पर जब आप इसके अंदर एक एसाइलेटिंग रिएजेंट डाल रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट का, जैसे कि हो गया C+O CH3Cl, ठीक है, तो ये क्या करता था, इस ग्रुप का यहाँ से ये Cl निकल जाता था और ग्रुप डायरेक्टली इस पर अटैच हो जाएगा C+O CH3। तो ये क्या है, एक एरोमेटिक कीटोन है, तो कीटोन के प्रिपरेशन में फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हेल्प करता है। सेकेंड जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वो है CH2H5CN, मतलब कि क्या है बच्चों, एक नाइट्राइल से आपको क्या करना है, कीटोन का प्रोड्यूस करना है, और जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हो वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आइए इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैकेनिज्म में मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताई थी कि हमेशा प्लस माइनस करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे अगर अपन इस रिएक्शन की बात करें, इसके मैकेनिज्म की, तो आपने एक तरफ लिया है C2H5, क्या लिया है बच्चों, C2H5 और C+N, ठीक है, ये साइनाइड है आपका। अब यहाँ पर आपने डाला है, क्या डाला है बच्चों, C6H5MgBr। अब देखना प्लस माइनस से ही मैं पूरे क्वेश्चन को करूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कार्बन जो होता है, और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये माइनस पार्ट होता है जो भी कार्बन या अल्काइल ग्रुप होता है, और ये प्लस पार्ट होता है, तो माइनस प्लस पे जाएगा, प्लस माइनस पे जाएगा, जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, देखना C2H5 प्लस इस वाले कार्बन पे आ गया C6H5, और ये जो नाइट्रोजन था एक बॉन्ड टूट जाएगा और इस पे NMgBr आ गया। अब यहाँ से हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोड्यूस हो जाता है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ H2 आ जाता है, जिससे आपको मिल जाता है एक कीटोन C2H5, एक तरफ C6H5 और C+O ग्रुप। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन फ्रॉम साइनाइड, तो याद रखना है। फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कीटोन के प्रोडक्शन के लिए, जो कि क्या है बच्चों, डाई एल्काइल कैडमियम, जो क्या है, डाई एल्काइल कैडमियम। जैसे अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर अपन मैग्नीशियम की जगह कैडमियम यूज़ कर ले तो उसे बोलते हैं, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक ही कंपाउंड है, डाई एल्काइल कैडमियम। अब ये क्या करता है, जो आपका एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड जो ग्रुप होता है उसमें से यहाँ से आपको प्रोड्यूस करके दे देता है कीटोन। और याद रखना है, इसके प्रोडक्शन के लिए आप किसका यूज़ करते हो, ग्रिग्नार्ड का ही यूज़ करते हो। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ ली है प्रेपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड सेपरेटली भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस।
तो बच्चों आइए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। इसमें सबसे पहले अगर अपन देखें तो एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं बच्चों, ये बहुत ही यूनिक एक रिएक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक तो एल्कीन देती है ये रिएक्शन, और जो एक देते हैं वो होते हैं, कौन होते हैं बच्चों? आपके कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इसमें आप कोई ए बी ग्रुप है, इसको जोड़ रहे, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा एक न्यूक्लियोफाइल होगा, बेसिक सी बात है। तो इसमें यहाँ पर आकर एक ग्रुप जुड़ जाएगा और एक ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा, तो इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। दोनों पे ही क्या हुआ, एक बॉन्ड टूटा और एडिशन हो चुका है आपके कंपाउंड का, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो बहुत ही स्पेशल होती है, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं। जैसे अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में प्लेस करूं तो उसकी वजह से ये फॉर्म कर लेगा OH+, जिसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत बार अपन जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो अपन इस स्टेप को करेंगे सबसे पहले। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अपन इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं कार्बन की। तो ये कुछ बेसिक सी बातें अपन को ध्यान रखनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। अब बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिएक्टिविटी के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इनमें से कोई से भी रिएक्शन दे देगा, ठीक है, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेगा। तो हमेशा याद रखना है, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन में से, तो याद रखना है कि जो आपका एल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। रीज़न क्या है इसका बच्चों? तो रीज़न देख लेना, हमेशा रीज़न होगा यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर एक R ग्रुप है, यहाँ पर दो R ग्रुप है, जिसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। यहाँ पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर एक और चीज़ देखें जो कि है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट देखें इस R ग्रुप का, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर एल्डिहाइड को ज़्यादा स्टेबलाइज माना जाता है। तो याद रखना, एल्डिहाइड या जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। सबसे पहली रिएक्शन है जब अपन साइनोहाइड्राइन का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर इसको बोलेंगे HCN का एडिशन, क्योंकि जनरल रिएक्शन क्या है, एडिशन करवाना है। तो जब HCN का एडिशन होगा तो इस रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, अपन को एक बेस डालना पड़ेगा, क्योंकि अपन अगर बात करें HCN की तो यहाँ से जो अपन को साइनाइड मिलता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। इसलिए इस रिएक्शन में बहुत बार पूछा भी जा सकता है, इस रिएक्शन में आप एक बेसिक मीडियम का यूज़ करते हो जिसकी वजह से फॉर्म होता है NaCN, जो कि एक हाई कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है अपन को साइनाइड आयन की, और फिर ही जाके रिएक्शन प्रोसीड हो पाती है। अब अगर रिएक्शन में देखें तो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, आपको HCN का क्या करना है बच्चों, अटैच करना है, एडिशन करना है। हर एक रिएक्शन में यही सेम मैकेनिज्म होगा। देख लो क्या करना है, आपको पता है ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस होगा। अगर यहाँ बात करें H+ होता है, CN माइनस होता है। क्या करना है, प्लस को माइनस से भेजना है, माइनस को प्लस पे भेजना है, जिससे कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक CN और यहाँ पर एक OH। तो ये बन गया आपका साइनोहाइड्राइन, यही बनाना था और ये बन चुका है। सेकंड स्टेप में क्या है, आप यूज कर रहे हो NaHSO3 का। किसका यूज कर रहे हो बच्चों, एडिशन करवाना है आपको NaHSO3 का। अब यहाँ पर क्या होता है, सेम आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया और आपको इसका एडिशन करवाना है। आपको पता है ये क्या होगा, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और अगर अपन बच्चों बात करें इसमें से तो H पॉजिटिव होगा, बाकी का जो OSO3- आयन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर क्या होता है भाई, ये कार्बन होता है, यहाँ पर आके जुड़ जाता है आपका पॉजिटिव जो कि Na+ वाला पार्ट है, ठीक है। ये प्लस होगा, ये पूरा माइनस होगा, तो प्लस वाला किस पे जाके जुड़ेगा, माइनस पे, और जो ये आपका माइनस वाला पार्ट है ये पूरा कार्बन पे आके जुड़ जाएगा जो कि है OSO2H। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होता है आयंस का, जिसकी वजह से यहाँ पर तो बन जाता है COH और यहाँ पर बन जाता है OSO2Na, ठीक है। तो याद रखना ये रिएक्शन होती है।
ठीक है, यही बन रहा है यहाँ पर देख लो OSO2Na, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है आयंस का। अब ये रिएक्शन को अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है उसका रीज़न देख लो। एल्डिहाइड बहुत अच्छे से ये रिएक्शन देते हैं, मगर जब कीटोन की बात करते हैं तो ओनली मिथाइल कीटोन ही ये रिएक्शन दे पाते हैं। मतलब जब अपन को मिथाइल कीटोन और नॉर्मल कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, NaHSO3 टेस्ट का। तो बहुत बार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, मिथाइल कीटोन दिया गया है, दूसरा वाला कीटोन दिया गया होगा, पूछेगा डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, याद रखना NaHSO3 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अपन देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि क्या है, अल्कोहल के एडिशन की और साथ ही में ग्रिगनार्ड रिएक्शन की। तो सबसे पहले तो ग्रिगनार्ड की बात कर लेते हैं। ग्रिगनार्ड तो बहुत बार आ चुका है और ग्रिगनार्ड में एक सिंपल सी चीज़ करनी होती है, सिर्फ प्लस माइनस बनाना है। वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जितनी भी रिएक्शन है सब में प्लस माइनस करके ही अपन ने पूरी सारी रिएक्शंस देख ली। अब जैसे ये है, इसमें ये प्लस होगा, ये माइनस है। अगर ग्रिगनार्ड की बात करोगे, ग्रिगनार्ड में जो R होता है वो माइनस होता है, ये प्लस होता है। सिंपल सी बात है, R यहाँ जाएगा और माइनस वाला यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक R ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर MgX आ जाएगा, जिसमें जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये इवेंचुअली प्रोड्यूस कर देगा एक अल्कोहल। क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक अल्कोहल। अब बच्चों यहाँ पर मैं ग्रिगनार्ड से रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि जब जब ग्रिगनार्ड अपन ने सॉल्व करा है तो इवेंचुअली होता क्या है। तो अगर आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड इंक्लूडिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों आ चुका है इसमें, इसके ऊपर अगर ग्रिगनार्ड डालते हो तो हमेशा अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल हो सकता है आपका सेकेंडरी, टर्शरी, डिपेंडिंग ऑन द जिस तरह का आपको यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर आप एस्टर के अंदर ग्रिगनार्ड रिएजेंट को डालोगे तब भी आपको टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने क्या करा बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड के अंदर अगर आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट को डाला तो तब भी आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल ही मिलेगा। अगर आपने एसिड हैलाइड ले लिया तो भी अगर आपने ग्रिगनार्ड का यूज़ करा है तो वहाँ पर भी आपको अल्कोहल ही मिलेगा, टर्शरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो इन सभी केस में आपको अल्कोहल मिलेगा। मगर अपन ने एक केस देखा था जिसमें अपन को कीटोन मिल रहा था। वो कौन सा केस था बच्चों, जब अपन साइनाइड का यूज़ कर रहे थे। तो जब जब आप साइनाइड का यूज़ करोगे या फिर एक होता है अमाइड ग्रुप, इन दोनों ही केस में आपको मिलेगा या तो एल्डिहाइड कीटोन, डिपेंडिंग ऑन जो भी यहाँ पर R ग्रुप अटैच होगा या H ग्रुप अटैच होगा, उसके बेसिस पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। तो याद रखना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट किस तरीके से वर्क करता है। अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या देता है बच्चों, एल्केन। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बाकी सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है अल्कोहल का एडिशन। किसका एडिशन, अल्कोहल का एडिशन। तो जब एडिशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्म करेगा, पहले फॉर्म करेगा हेमी एसिटल कीटल, डिपेंडिंग ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें R ग्रुप है या H ग्रुप है, और फिर उससे एसिटल या कीटल फॉर्म कर देगा। जैसे अगर अपन यहाँ पर एग्जाम्पल ले, ये आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, ROH अल्कोहल का एडिशन करना है। ठीक है, आपको पता है कौन सा पार्ट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। और अगर ROH की बात करें बच्चों तो आपको पता है OR माइनस होगा, H प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक OH आ जाएगा और ये OR आकर जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं, अगर यहाँ पर H ग्रुप होगा तो हेमी एसिटल, और दोनों ग्रुप अगर R होंगे तो क्या बोल दोगे, हेमी कीटल। कीटल फॉर कीटोन और एसिटल फॉर किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, दोबारा आप एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल डालोगे जिससे यहाँ से वाटर निकल जाएगा और OR और OR फॉर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं एसिटल, या फिर अगर दोनों R ग्रुप हुए तो बोल देंगे कीटल। तो इस तरीके से अल्कोहल के एडिशन से बनता है एसिटल या फिर कीटल। देखो यही कर रखा है, अगर एल्डिहाइड में एडिशन हुआ है तो एसिटल बना रखा है, कीटोन में एडिशन हुआ है तो कीटल बना रखा है। अगर मैं यहाँ पर H लगाऊँ तो ये हो जाएगा हेमी एसिटल, और अगर R लगाऊँ तो क्या बन जाएगा,
हेमीकीटल। तो ये होता है अल्कोहल का एडिशन जिससे एसिटल या कीटल ग्रुप बनते हैं। याद रखना है ये जो दोनों ग्रुप है, ये जो रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल होती हैं, मतलब दोबारा रिवर्स होकर आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। इसीलिए ये रिएक्शन तभी स्टेबल होती है जब एक 5 to 6 मेंबर्ड रिंग बन रही होती है, तभी इनको स्टेबल माना जाता है। अदरवाइज ये दोबारा एसिडिक या बेसिक कोई सा भी मीडियम दो, दोबारा कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमीन में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो होती है बच्चों जब अपन किसी अमीन के कंपाउंड का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो जैसे कि मान लो आपने एडिशन करा है NH2Z टाइप के कंपाउंड का। अब बहुत बेसिक से बात है, जो Z है वो कुछ भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई अराइल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इधर रिएक्शन क्या होती है, आपने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया और साथ में उसकी रिएक्शन करवाओगे H2NZ के साथ में। यहाँ से ये वाटर जो मॉलिक्यूल होता है ये निकल जाता है, जिससे आपको मिलता है ये C डबल बॉन्ड NZ। अब ये Z आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अराइल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, कोई फिनाइल रिंग हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारे इसके टाइप हो सकते हैं और वैसे ही आपको डिफरेंट रिएक्शन मिल सकती है। जैसे अगर प्राइमरी अमीन होगा तो स्किफ बेस बन जाएगा। अगर आप क्या लेते हो बच्चों, हाइड्रोक्साइल लेते हो तो हाइड्रोक्साइल अमीन लोगे तो आपको ऑक्साइम मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं जिसको अमीन में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मगर यहाँ से इसी रिएक्शन से एक टेस्ट मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं पढ़ा देती हूँ, जिसे बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट, और ये यूज होता है फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। इसी रिएक्शन में होता है, यहाँ पर क्या होता है, आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप लेते हो और साथ में आप लेते हो बच्चों फिनाइल हाइड्राजीन। क्या लेते हो, फिनाइल हाइड्राजीन, और ये भी जिसमें क्या है सब्स्टिट्यूटेड है नाइट्रो ग्रुप। इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब आपको पता है नॉर्मल सी रिएक्शन है, वाटर को रिमूव करना है। इससे रिमूव होके जो मिलेगा वो होगा यहाँ पर NH, और ये जो आपका कंपाउंड है एज इट इज रहेगा। तो आपका यहाँ पर 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन से मिल जाता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बन जाता है, हाइड्राजोन बन जाता है, और ये आपको ऑरेंज रेड इस किसी भी कलर में मिल सकता है, ऑरेंज या फिर रेड। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस जो ये स्पीशीज़ होती है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट। अब बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रेडीज रिएजेंट क्या है, तो आपको याद रखना है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन एंड विथ स्ट्रक्चर याद रखना है। वो आइदर आपसे नेम पूछ सकता है या फिर स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पर अपन ने जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है उन्हें पूरा कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं और भी केमिकल रिएक्शंस फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब आती हैं बच्चों आपकी कौन सी रिएक्शंस है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करते हैं अपन किसके अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। आपको पता है अपन ने बेसिक सी चीज़ अपन पहले ही पढ़ के आ चुके कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन ने बेसिक सी चीज़ पढ़ चुकी हैं। तो अगर अपन किसी एल्डिहाइड और कीटोन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपन पढ़ते हैं वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। और बच्चों बहुत स्पेशल बात है इस रिएक्शन की, क्योंकि इससे सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड नहीं अल्कोहल भी देता है। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल, मतलब इसको अल्कोहल तक दे देता है बच्चों। और इसके लिए बस एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, वो है 3 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल का, बस 3 अल्फा हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होने ही चाहिए। और रीज़न क्या है, जैसे अगर आप इसकी रिएक्शन देखोगे RC≡OCH3 है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक जो होता है आयोडाइड बनता है और वो आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट का होता है। तो यहाँ पर ये CHI3 बनता है,
इसका जो होता है यहाँ से क्या होता है, क्लीवेज होता है, CHI3 बनता है जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, और साथ ही में यहाँ से ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक आयन बना देता है बच्चों, जिसकी वजह से अपन को ये कंपाउंड मिलता है। और इस CH3 ग्रुप का प्रेजेंट, 3 अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप का प्रेजेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बाद में जाकर CHI3 बनाता है, इसीलिए अपन को 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे रिएजेंट दे देगा, हेलोफॉर्म कौन कौन दे सकते हैं, याद रखना है। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल चेक करना है और उसमें आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं, देखना है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। बहुत बार आपको क्या दे देगा बच्चों, एक सिंपल अल्काइल हैलाइड दे देगा, और उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी क्या करता है, उसके लिए कोई रिएजेंट दे देगा। अब जब आपको पता है कि जो हैलाइड होते हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर आप उनमें PCl5 SOCl2 इस तरह के कोई रिएक्शन कर दो, अगर आप उनमें क्या कर दो, कोई भी रिएजेंट डाल दो जिससे वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों बहुत बार जो ये वाली रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये आपको किस में देखने को मिलेगी, अल्काइल हैलाइड में भी, क्योंकि वो उसके लिए कोई रिएजेंट दिया जाएगा जिससे वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे और अल्कोहल ये रिएक्शन दे सकता है। तो आपको कन्फ्यूजन के लिए वो दे सकता है, याद रखना है। अल्काइल हैलाइड में अगर कोई रिएजेंट दिया गया है जिससे वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए तो वो भी वही रिएक्शन दे सकते हैं। ये हो गई आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, एल्डोल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल। आइए बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। अब जैसे अपन ने हेलोफॉर्म रिएक्शन में पढ़ा कि 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे सकते हैं। इसके लिए एक कंडीशन है कि 1 अल्फा हाइड्रोजन का होना बिल्कुल मस्ट है, कि 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। जैसे अगर अपन यहाँ पर रिएजेंट की बात करें तो अपन ने लिया है CH3CHO। मैं डायरेक्टली इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ। CH3CHO अपन ने लिया है, इसमें अपन जनरली कोई बेस डालते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर किसी बेस का यूज़ करा है, फॉर एग्जांपल OH- आयन ले लिया, कोई सा भी बेस, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेगा और कार्बन आयन बना देगा, जिससे मिल जाएगा CH2- CHO। अब अपने पास जो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, मतलब 2 मोल्स तो होंगे ही सही। तो मान लो यहाँ पर एक और एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, उसने दोबारा आ गया, वो रिएक्शन करने के लिए दोबारा आ गया, और अब क्या होगा, ये जो कार्बन आयन है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है। इस कार्बन पे अटैक करके ये बना लेगा, यहाँ पर ये CH2 था, ठीक है, यहाँ पर ये CHO ग्रुप है, फिर CH2 है, और फिर इससे आकर क्या जुड़ गया है, एक कार्बन जिस पे ये O- है, एक H है और एक CH3 है। देखो डायरेक्टली ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन पे आके जुड़ा है, वही चीज़ मैंने एज इट इज़ बनाई है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे बच्चों, वाटर डाल दो। वाटर क्या देगा, इसको H+ दे देगा, जिससे अल्कोहल बन जाएगा CH2 COH H और एक CH3 यहाँ पर है। अब क्या करोगे आप, यहाँ से एक और हाइड्रोजन का, अच्छा ये एक और चीज़ याद रख लो कि यहाँ तक जो यहाँ तक रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है एल्डोल प्रोडक्ट। तो बहुत बार आपको अगर हीट नहीं दे रखी है तो आपको यहीं तक रिएक्शन करनी है, और अगर आपको हीट दे रखा है मतलब आपको कंडेंसेशन करना है, जिसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और जिससे प्रोड्यूस हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH3। क्या हो जाएगा आपका, इसको सिनेमिक एसिड भी बोलते हैं, आपका यहाँ से ये प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सिनेमिक डबल बॉन्ड बोलते हैं, तो सिनेमिक डबल बॉन्ड यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। देख लो भाई यही प्रोड्यूस हो रहा है। एल्डोल की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही याद रखनी है कि एल्डोल में एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, आप कार्बन आयन इंटरमीडिएट होता है, दूसरे जो एल्डिहाइड होता है उसके साथ रिएक्ट करके आप एक सिनेमिक डबल बॉन्ड बना लेते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एल्डोल है वो बहुत तरीके का हो सकता है। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चेन में आ जाए इस तरीके से, यहाँ पर भी CHO ग्रुप हो, यहाँ पर भी CHO ग्रुप हो, तो इसको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बोल देते हैं, और इसमें से आपको रिंग देखने को मिलेगी। और बहुत बार आपको क्या करेंगे बच्चों, बहुत बार आपको जो, जैसे अपन ने यहाँ पर 2 मोल्स ले लिए इस एल्डिहाइड के, बहुत बार आपको डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड मिल जाएगा। एक CH3CHO मिल गया, एक आपको मान लो मिल गया C2H5CHO। तो 2 डिफरेंट जब एल्डिहाइड है तो उसको बोलेंगे मिक्स एल्डोल, और जब सिंपल वाला होगा तो उसे बोलेंगे सिंपल एल्डोल, इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ऐसे बहुत तरीके के एल्डोल के टाइप हो सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये भी इससे मिलती जुलती है, बस इसका थोड़ा ऑपोजिट इसमें होता है। तो आइए देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, ये वही कार्बोनिल कंपाउंड दे पाएंगे जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, मतलब कोई अल्फा हाइड्रोजन वाला होगा तो वो एल्डोल दे देगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो कैनिज़ारो दे देंगे। जैसे कि जो सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है फॉर्म एल्डिहाइड, आपने ये ले लिया, ठीक है। फॉर्म एल्डिहाइड में आपने क्या करा बच्चों, अगर इसके मैकेनिज्म की डायरेक्टली बात कर लो, आपने OH माइनस आयन को ऐड करवाया। अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O था, H था, आपने OH माइनस आयन यहाँ पर ऐड करवाया है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, OH, O माइनस, H और H। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो ये O माइनस है ये चाहेगा कि मैं डबल बॉन्ड बना लूँ और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, जो दूसरा फॉर्म एल्डिहाइड है उस पे जाकर अटैक कर देता है। जैसे ये दूसरा फॉर्म एल्डिहाइड है, इस पे जाकर ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा एक टर्शरी, देखना एक टर्शरी नहीं, एक अल्कोहल। अब अगर मैं यहाँ पर H+ कर दूँ तो अल्कोहल हो जाएगा, और ये जो आपका आयन था क्योंकि यहाँ से ये टूट चुका है बॉन्ड, तो ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्जन के बाद क्या करना है आपको, दोनों में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक H यहाँ पर चल जाता है जिससे बन जाता है एक अल्कोहल, और साथ में मिल जाता है आपको COO माइनस। अब आप देखोगे एक ही मॉलिक्यूल था, ठीक है, एक ही सिंपल फॉर्म एल्डिहाइड था, जिससे क्या हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो गया। ऑक्सीडेशन होना मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, और अल्कोहल का बनना क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन भी हो गया। एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं, क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो बच्चों एक ही रिएक्शन के अंदर अगर क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। जब एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। क्वेश्चन पूछ लेगा कैनिज़ारो रिएक्शन क्या एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, बिल्कुल सही है, डिस्प्रोपोर्शन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पर अगर दो डिफरेंट ऐसे एल्डिहाइड लेते हो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसे मिक्स्ड कैनिज़ारो बोल दोगे, ठीक है। और अगर आपने किसी ऐसे ग्रुप का ले लिया, जैसे इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, 2 CHO ग्रुप है, ठीक है, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई सा भी ले लिया, तो उसमें भी आप क्या करवा सकते हो बच्चों, ये रिएक्शन करवा सकते हो। तो याद रखना है ये भी एल्डोल की तरह ही बहुत टाइप की हो सकती है। अब एक यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख सकते हो कि अपन ने एक बार लिया है C6H5CHO, एक बार लिया है HCHO। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब अपन मिक्स्ड कैनिज़ारो करवा रहे हैं तब किसको ऑक्सीडेशन करवाना है, किसका रिडक्शन करवाना है। तो जो भी ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ है, जैसे आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है वो हमेशा क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, और यहाँ पर बन जाएगा HCONA, ठीक है, माइनस नहीं बन रहा है, डायरेक्टली क्या बन रहा है, HCONA, ठीक है, और यहाँ पर बन गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और जो लेस रिएक्टिव स्पीशीज़ है जैसे कि ये C6H5CHO, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो याद रखना है जो मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज़ है वो ऑक्सीडेशन करेगी और लेस रिएक्टिव स्पीशीज़ रिडक्शन करेगी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स्ड कैनिज़ारो। और अगर एक सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन है तो एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ और रिएक्शंस की जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही आता है, कार्बोनिल कंपाउंड की, मगर इनको अपन एक टेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला है टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। टॉलिन टेस्ट क्या होता है, ये जितने भी टेस्ट अपन पढ़ने वाले हैं, टॉलिन हो गया, फैलिंग हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, स्किफ टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे टेस्ट यूज़ करते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में तो ही मैं इन टेस्ट का यूज़ करूँगी, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिकॉज एल्डिहाइड ही इन टेस्ट को दे पाएगा, कीटोन नहीं देगा। तो याद रखना है सबसे पहला टेस्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो है टॉलिन
टोलेंट टेस्ट। टोलेंट टेस्ट में क्या होता है बच्चों, अपन सिल्वर नाइट्रेट का क्या लेते हैं बच्चों, एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हैं जिसकी रिएक्शन के बाद अपन को मिलता है टोलिन रिएजेंट, जो कि यहाँ पर लिख रखा है क्या होता है AgNH3 का होल ट्वाइस। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं टोलिंग रिएजेंट। बहुत बार पूछ लेगा टोलिंग रिएजेंट और ये ऑप्शन में दे देगा, याद रखना है AgNH3 का होल ट्वाइस आपका टोलिंग रिएजेंट होता है। अगर इसकी आप रिएक्शन करवाओगे एल्डिहाइड के साथ में तो ये प्रोड्यूस कर देगा एक कार्बोक्सिलेट आयन, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काउंट होता है। साथ ही में आपको मिलेगा Ag2O, मतलब Ag2O तो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। जो आपको लास्ट में मिलता है वो एक सिल्वर मिलता है, सिर्फ सिंपल सिल्वर, और इस सिंपल सिल्वर की वजह से ही इस टेस्ट को नाम दिया जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि बिल्कुल सिल्वर का वहाँ पर क्या आ जाता है, मिरर की तरह एक टेस्ट आ जाता है जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। आप बिल्कुल इसको करने वाले हो, अगर प्रैक्टिकल वगैरह करोगे तब तो याद भी हो जाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है। अब ऐसा ही एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होते हैं, ये दो तरीके से दो चीज़ों के मिक्सचर से बनता है, A एंड B। A में होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और जो B होता है उसमें होता है रोशेल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होता है बच्चों, रोशेल सॉल्ट। और याद रखना है रोशेल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो आपसे पूछ लेगा बहुत बार रोशेल सॉल्ट क्या है, याद रखना है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वही जो एल्डिहाइड है उसका आप कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स होता है पूरा इसके वजह से जो बनता है, दोनों को मिक्स करके उसकी रिएक्शन करवाते हो जिससे आपको रेड पीपीटी मिलती है और आपको पता चलता है कि रेड पीपीटी मिल गई मतलब वो एल्डिहाइड है, सिल्वर मिरर मिल गया मतलब वो एल्डिहाइड है। और अगर एक और रिएक्शन होती है बच्चों जिसे बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। अब ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है ना, इसमें रिएजेंट क्या है, सेम प्रोसीजर है जैसा फेलिंग में होता है, सिर्फ रिएजेंट याद रखो। इसमें जो रिएजेंट अपन यूज़ करते हैं वो रिएजेंट यहाँ पर होता है बच्चों, जिसे यहाँ पर टार्ट्रेट यूज़ करते हैं, यहाँ पर सोडियम सिट्रेट यूज़ करते हैं, प्लस वही कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर जो मिलता है वो भी क्या मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट ही मिलता है। क्या मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट ही मिलता है। अब ऐसा ही एक और टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं स्किफ टेस्ट। स्किफ टेस्ट में क्या होता है बच्चों, स्किफ टेस्ट होता है, इसका जो रिएजेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है पी रोजेलाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होता है बच्चों, मैग्नेटा कलर का होता है, रेड टाइप कलर होता है मैग्नेटा। तो ये इसमें जब अपन SO2 डालते हैं तो वो कलर डिसअपियर हो जाता है, मगर जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी एल्डिहाइड के साथ तो जो कलर होता है वो दोबारा रीअपियर होता है, जिससे पता चलता है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो ये चारों के चारों टेस्ट किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, जिससे अपन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक अपन ने रिएक्शंस पढ़ ली, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बारी है बच्चों रिडक्शन रिएक्शंस की। अब किसकी बारी है, रिडक्शन रिएक्शंस की। तो रिडक्शन रिएक्शंस में अगर देखें तो अपन को पढ़ने पड़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े वैसे ही अपन को रिड्यूसिंग एजेंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि जो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज़ अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट। बहुत अच्छे से याद रखना कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और पावरफुल से मेरा मतलब ये है कि ये हर एक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूसेस ऑलमोस्ट एवरी फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने ऑलमोस्ट लिखा है, ऑल क्यों नहीं लिखा, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें तो है जिनको नहीं कर पाता, जैसे कि एक्सेप्ट मैं लिख देती हूँ किस किस को नहीं कर पाता। अगर कोई डबल बॉन्ड है, OH ग्रुप है या फिर कोई ईथर ग्रुप है, इनको ये कभी भी नहीं कर पाएगा। मगर डबल बॉन्ड में भी एक एक्सेप्शन आ गई। अब देखो ये एक्सेप्शन ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं और फिर आप कन्फ्यूज़न होते हो। अभी मैंने लिखा है कि डबल बॉन्ड इनको ये रिड्यूस नहीं करेगा, मगर डबल बॉन्ड में भी एक एक्सेप्शन होती है जिसे बोलते हैं सिनामिक डबल बॉन्ड।
अभी जो एल्डोल में बनाया था ना सिनामिक डबल बॉन्ड, जिसमें एक तरफ तो CHO ग्रुप है, एक तरफ नॉर्मल एल्काइल ग्रुप है, तो ये सिनामिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, याद रखना है। अब अगर बात करें दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो है बच्चों आपका सेकंड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 को क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये क्या होता है? सेलेक्टिव रिएजेंट है। सेलेक्टिव मतलब ये सेलेक्टिवली, अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है तो सेलेक्टिवली सिर्फ कुछ फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है। जैसे कि ये एल्डिहाइड को कर देगा, प्लस कीटोन को कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन सारों को कर देगा, और साथ ही में एसिड हैलाइड को भी कर देता है। तो ये इस तरीके का रिएजेंट है। तो अगर मैं आपको एक ऐसा कंपाउंड दे दूं जिसमें एस्टर भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, एल्डिहाइड भी हो और कीटोन भी हो, तो ये सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, और साथ ही में एस्टर को ये छुएगा भी नहीं। तो इस तरीके से मैं इसी वजह से मैं इसको बोल रही हूँ एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत बार पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना है सोडियम बोरोहाइड्राइड। थर्ड है आपका, इसी से मिलता जुलता होता है LiBH4, लिथियम बोरोहाइड्राइड। अब इसकी स्पेशल बात क्या होती है? जैसे ये एल्डिहाइड कीटोन को करता है, ये एल्डिहाइड कीटोन प्लस ये एस्टर को भी कर लेता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ में एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। इसी के साथ में अगर अपन हाइड्राइड डोनर वाले रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो एक और आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि है B2H6 या फिर BH3, जो डाइबोरेन होता है आपका, वो भी क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से अपन ने जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनकी मेनली बात कर ली है। आइए देखते हैं मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है जब अपन रिड्यूस करवाते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में। ऑक्सीडाइज जब करवाते हैं तो अपन ने देख लिया 2 स्टेप प्रोसेस था, वैसे रिड्यूसिंग भी 2 स्टेप प्रोसेस है। आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं। और मैंने मान लो ले लिया एक एसिड हैलाइड ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये जितने भी रिएजेंट मैंने पढ़ाए ये सारे हाइड्राइड डोनर हैं, मतलब ये क्या करते हैं? हाइड्राइड का डोनेट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर HAl है तो ये क्या करेगा? इस हाइड्राइड को डोनेट कर रहा होगा। किसको डोनेट कर रहा होगा? हाइड्राइड को। तो ये हाइड्राइड इस कार्बन के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से आपको मिलेगा RCHO- और ये Cl। अब आपको पता है जब जब ऑक्सीजन पे माइनस आता है वो खुश नहीं रहता, वो चाहता है कि वो डबल बॉन्ड बना ले और यहाँ से इस Cl को बाहर निकाल दे, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे तो आपका यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा RC≡OH। तो अगेन ये क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में तो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। सेकेंड स्टेप में आप दोबारा क्या करोगे? आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो खत्म नहीं हुआ है ना भाई, आराम से अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो बहुत सारा होगा, दोबारा एक हाइड्राइड दोगे, दोबारा क्या होगा? हाइड्राइड कार्बन पे आके लगेगा, RCHO- बनेगा, जिसमें आप दोबारा अगर वाटर का ऐड करते हो तो आपको मिल जाएगा RCH2OH, एक अल्कोहल। तो अगेन देख सकते हो कैसा है, ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट में एल्डिहाइड बना, सेकंड में अल्कोहल बना, और ऐसे अपने जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स मैंने अभी तक पढ़ा है सब में सेम मैकेनिज्म होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है? हाइड्राइड डोनर है, तो सब में सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। ये बात हो गई रिड्यूसिंग रिएजेंट की। अब इसी में बात करते हैं बच्चों जो कार्बोनिल कंपाउंड के रिड्यूसिंग रिएजेंट में काम आते हैं, जो कि क्या है? आपके क्लेमेंजिन और वुल्फ किश्नर। कौन से होंगे? क्लेमेंजिन और वुल्फ किश्नर। क्लेमेंजिन रिडक्शन जो होता है इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें आप जिंक मरकरी अमलगम लेते हो, ठीक है। क्या लेते हो? जिंक मरकरी अमलगम का यूज करते हो। एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इसमें Zn, ठीक है, लिख रखा है ZnHgHCl, जिंक मरकरी अमलगम का यूज़ करते हो, और आपको एक सिंपल CH2 ग्रुप मिल जाएगा, मतलब एल्केन मिल जाता है कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल रिड्यूसिंग रिएजेंट के थ्रू मिलता है। कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट एल्केन किसके थ्रू मिलेगा? जिंक मरकरी अमलगम क्लेमेंजिन रिडक्शन के थ्रू। ऐसा ही एक और रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है जिसे, और रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन। इसमें भी सेम आप एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, साथ में आप लेते हो यहाँ पर हाइड्रोजीन NH2। अब ये हाइड्रोजीन क्या करती है? यहाँ से इस कार्बोनिल कंपाउंड के डबल बॉन्ड O से खुद अटैच हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से क्लीव करके
खुद अटैच हो जाएगी, फिर ये यहाँ से भी इसका क्लीवेज हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और CH2 एक एल्केन मिल जाता है। अब इन दोनों की एक बहुत स्पेशल बात है बच्चों, याद रखना, और मैं हिंट से बताऊंगी ताकि याद भी रहे। अब NH2 हाइड्रोजन क्या है, एक बेस ग्रुप है, तो ये जो है ये यूज होगा फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप, और जो ये जिंक मरकरी अमलगम वाला है ये बेस सेंसिटिव ग्रुप के लिए ज्यादा यूज होगा, क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप में जो एसिड वाला पार्ट होगा वो भी रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए बेस सेंसिटिव के लिए यूज होगा, ये एसिड सेंसिटिव के लिए यूज होगा। ऐसे ही एक और मिलती जुलती रिएक्शन होती है जो इसी के साथ पढ़ा जाता है, जिसे बोलते हैं मोजिंगो रिएक्शन। मौज नहीं हो रही भाई इस रिएक्शन में, देख लो क्या हो रहा है। इसमें आप क्या करते हो, कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेते हो, C डबल बॉन्ड O के साथ में आप एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेते हो, और उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप से क्या करते हो, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हो। कैसे प्रोटेक्ट होगा देखना, ये इस तरीके से प्रोटेक्शन हो जाता है। फिर आप अगर आपको दोबारा अपना कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए तो वो मिल जाएगा, मगर आपको इसको एल्केन में रिड्यूस करना है तो आप रानी निकल डाल दोगे, जिससे आपको डायरेक्ट एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट एल्केन मिल जाएगा। अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो दोबारा कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, और रानी निकल का यूज कर लोगे तो एक सिंपल एल्केन मिल जाएगा। रिएक्शन इज नोन एज मोजिंगो रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड की। अब आपको पता है जो ये CHO एल्डिहाइड या फिर जो आपका कीटोन होते हैं, ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्सेप्ट हेलोजन, सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसी वजह से जब आप सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो तो देखो, जैसे नाइट्रेशन करवाया तो नाइट्रेशन का जो NO2 है वो कहाँ मिल रहा है, मेटा पे, बिकॉज दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ तक अपना एल्डिहाइड कीटोन पूरा खत्म हो चुका है। अब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जब अपन क्या कर रहे हैं, CO2 का एडिशन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड में। तो आइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। ग्रिग्नार्ड होता है RMgX, और आपने लिया यहाँ पर CO2। ठीक है, अब वही ग्रिग्नार्ड के टाइम पे क्या करना है, प्लस माइनस बनाना होता है, डायरेक्टली रिएक्शंस हो जाती हैं। अपन को पता है जो R होता है वो माइनस होता है, Mgx प्लस होता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन में से बात करें तो ये प्लस होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये माइनस होगा। प्लस को माइनस के पास भेजो, माइनस को प्लस के पास भेजो, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा, यहाँ पर O Mgx आ जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करवा लो, हाइड्रोलिसिस से Mgx चला जाएगा और आपको मिल जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से बहुत सिंपल इजी मैकेनिज्म होता है। सेकंड, और ये सारे के सारे अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, और इवन आप यहाँ पर एक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। इन सब के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है बच्चों, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो इन सबको एक साथ पढ़ेंगे। आइए इस वाले रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जब भी किसी बेंजीन की रिंग पर क्या हो, एक कार्बन की चेन हो, मैं ये बोल सकती हूँ कि कार्बन की चेन कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही बड़ी कार्बन की चेन हो, और इवन एल्कीन भी हो कार्बन की चेन में, तब भी बस कार्बन की चेन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी होनी चाहिए, टर्शरी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। इसमें अगर आप KMnO4 डालते हो जो कि एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर आपको बेंजोइक एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों, बेंजोइक एसिड मिल जाता है। अब अपन पढ़ते हैं जितनी अपनी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं उनको। तो अगर आप ले रहे हो एक एसिड हैलाइड ग्रुप, या फिर आप ले रहे हो एक साइनाइड ग्रुप, या फिर आप ले रहे हो एक एस्टर ग्रुप, या फिर आप ले रहे हो एक एनहाइड्राइड ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इन सभी का अगर हाइड्रोलिसिस करवाना है तो हाइड्रोलिसिस करवा के आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना बच्चों, क्या क्या ले सकते हो आप, साइनाइड ले सकते हो, एस्टर ले सकते हो, एसिड हैलाइड ले सकते हो, अनहाइड्राइड ले सकते हो, सभी से क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब आप साइनाइड का रिडक्शन करवाते हो ना,
तो उसमें होता क्या है, उस प्रोसीजर को समझोगे तो एक और ग्रुप ऐड हो जाएगा। जब आप साइनाइड का रिडक्शन करवाते हो, सॉरी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तो हाइड्रोलिसिस के टाइम पे क्या होता है, अमाइड ग्रुप फॉर्म होता है RC डबल बॉन्ड NH2, और इसका फिर हाइड्रोलिसिस होकर मिलता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप यहाँ पर एक और ग्रुप ऐड कर सकते हो जो कि होगा अमाइड ग्रुप RC डबल बॉन्ड ONH2। सभी के सभी में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस जनरल सिर्फ वाटर प्रोवाइड करना है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में मोस्टली पार्ट तो है हाइड्रोलिसिस का, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं एस्टर, एसिड हैलाइड, अनहाइड्राइड, अमाइड, साइनाइड, सब में हाइड्रोलिसिस कराओ और क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन को जो सिर्फ याद रखनी है, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब CO2 ऐड करेंगे, और अगर बेंजोइक एसिड अपन को चाहिए तो उसके लिए अपन को कोई भी सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन रिंग है कार्बन चेन के साथ में कितनी ही लंबी हो, बस प्राइमरी सेकेंडरी होनी चाहिए, वो अपन को बेंजोइक एसिड दे देगा। आइए बच्चों इसके बाद बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन में बच्चों इस सब को पढ़ने से पहले अपन को एक और चीज़ जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसको देख लेते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास आपने किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करा है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो जो आपकी एसिडिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक क्या है, माइनस है, इसको स्टेबलाइज कर देगा। और अगर आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दिया तो ऑलरेडी इस पे माइनस है, उसको और डेंसिटी वाला कोई चीज़ मिल जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, एरोमेटिक मतलब जो बेंजोइक एसिड होगा उसमें भी सेम होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने बता दिया। अब आइए बात करते हैं रिएक्शंस की कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। सबसे पहले है रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो कि एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है उसका यूज़ करा है, एक B2H6 का यूज़ करा है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल मिल गया। और यही रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का, पहले तो अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ा था कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो तो उससे अल्कोहल मिल जाता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन डाल दिया तो उससे क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। सेम ही रिएक्शन है एज इट इज, कॉपी पेस्ट कार्बोनिल वाली ही। एक रिएक्शन होती है बच्चों, इसको आप पढ़ते हो रेड PHI की रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल रिएजेंट। मतलब कि ये सिर्फ एसिड को नहीं, आप एसिड दे दो, एस्टर दे दो, अल्कोहल दे दो, कार्बोनिल कंपाउंड दे दो, कुछ भी दे दो, सभी को ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एक सिंपल एल्केन में। तो ये भी एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, सभी को, सभी फंक्शनल ग्रुप को, ऑलमोस्ट एवरी फंक्शनल ग्रुप को ये क्या करता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, रेड PHI। बहुत बार क्या होगा बच्चों, आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, एक पूरी जो आपका ग्लूकोज होता है ना, ऐसी पूरी चेन होती है, OH H OH, ऐसी बड़ी बड़ी जो चेन होती है, OH OH CH2OH, ऐसी बड़ी बड़ी चेन को ये सिर्फ एक सिंपल इस तरह की किस्में एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के पूरे मॉलिक्यूल को। इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है। अब अभी अपन ने पढ़ा कि जब अपन अनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन ने क्या कर दिया, P2O5 या इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया तो उससे अनहाइड्राइड मिल गया। अभी अपन जिन से क्या कर रहे थे, जैसे अपन अनहाइड्राइड बना रहे, अनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, एसिड हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे। अभी अपन उल्टा कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से अनहाइड्राइड बन गया। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बन गया और इस रिएक्शन में एसिड हैलाइड बन गया, तो उसी का उल्टा कर दिया। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले तो सिंपल अनहाइड्राइड बन गया, इसमें कोई मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना है क्या होता है।
आइए मैकेनिज्म समझाती हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं मोस्टली वो कवर हो जाएंगे इसी में। मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि जब जब आपको कैसा ग्रुप दिया गया हो बच्चों, जब जब आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड है उसके टाइप का ग्रुप हो तो आपको बहुत बार इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए एसिडिक मीडियम में रखना पड़ता है। सेम यहाँ पर होता है, जब आप यहाँ पर रिएक्शन करवाते हो तो पहले आप इसमें एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हो जिससे कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर हो जाता है, एक तो OH था और यहाँ पर आपको ये यहाँ पर भी OH आके पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड आ चुके हैं। अब जैसे ही ऐसा होता है तो इस कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जाता है, तो ये जो अल्कोहल होता है ये आता है, बोलता है भाई मेरे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो जो तुम्हारा इतना ज़्यादा प्लस का चार्ज बढ़ चुका है इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने की वजह से, उसको मैं कम कर दूंगा और जिसकी वजह से ये अटैच हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो गया, ये R ग्रुप है, H ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड OH था ये OH में शिफ्ट हो गया आपका। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, माइनस हो चुका है आपका वाटर मॉलिक्यूल, क्या बचेगा RCOR। अब जो ये OH था, क्योंकि कार्बन के अब क्या हो गए 3 ही बॉन्ड बन गए, तो ये यहाँ से OH प्लस बन जाएगा। अब भाई ऑक्सीजन प्लस नहीं झेल पाता, उसको अनफॉर्चुनेटली इस हाइड्रोजन को बाहर भेजना पड़ेगा जिससे आपको मिल जाएगा एक एस्टर ग्रुप और इसी रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, जिसमें एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जो कि होता है एस्टर। परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इसको। इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होता है। पहले इलेक्ट्रोफिलिसिटी बनानी है, अल्कोहल के ऑक्सीजन को अटैक करवाना है, वाटर को बाहर निकाल देना है और फिर H+ को भी बाहर निकाल देना है, एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के बाद। इसके बाद रिएक्शन है बच्चों जब अपन PCl5 PCl3 SOCl2 की रिएक्शंस करवाते हैं, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ में रिएक्शन करवाई, PCl5 हो सकता है, PCl3 हो सकता है और SOCl2 हो सकता है। इन सभी केस में आपको क्या मिलेगा, RCOCl, एक एसिड हैलाइड ग्रुप। अब यहीं पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, जो ये PCl5 होता है ना आपका, ये सबके साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल के साथ ही नहीं, ये किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर इसको डाल रहे हो, जैसे मान लो अगर मैंने ले लिया एक एल्डिहाइड और मैंने यहाँ पर PCl5 का एडिशन करवाया, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होगा और 2 Cl आके जुड़ जाएंगे जिससे बन जाएगा जेम डाइहैलाइड। तो अगर जेम डाइहैलाइड प्रिपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एल्डिहाइड में आपको PCl5 को ऐड करना पड़ेगा। आपने बोला मैम कीटोन ने क्या बिगाड़ा है, तो आइए कीटोन को भी ले लेते हैं। कीटोन से भी वही मिलेगा, जेम डाइहैलाइड, बस दोनों तरफ R ग्रुप होंगे और यहाँ से आपको दोबारा मिल जाएगा जेम डाइहैलाइड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है, इसके साथ बनाएगा एसिड हैलाइड और इनके साथ बनाएगा जेम डाइहैलाइड। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बच्चों यहाँ पर और रिएक्शंस हैं, जैसे अगर अपन अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अच्छा, एक और रिएक्शन थी ना, अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। अब देखना, अमाइड भी प्रोड्यूस कर रहे हो आप, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसमें आप डालोगे क्या, NH3, जिससे आपका यहाँ पर बन जाएगा RC+O NH4+। अब NH4+ में से आपको वाटर को माइनस कर देना है और इससे मिल जाएगा आपको RC+O NH2, एक अमाइड ग्रुप। तो देख लो अमाइड भी प्रोड्यूस हो गया। जिन जिन के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना था उन सभी को वो अपनी केमिकल रिएक्शन में दोबारा बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे बोलते हैं हेल-होलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, HVZ। क्या बोलते हैं बच्चों, हेल-होलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसे कि अगर ये रिएक्शन तभी हो सकती है जब कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास।
जैसे ये कार्बन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा है, इसके पास में एक हाइड्रोजन का होना प्रेजेंट है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 होगी तो भी बढ़िया है, एक तो मस्ट है कि एक तो होनी ही चाहिए। इसमें आप क्या ऐड करवाते हो बच्चों, वही पावरफुल रिएजेंट रेड PHI। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है एक X, और इससे प्रोड्यूस हो जाता है अल्फा हेलो एसिड। एसिड ग्रुप में क्या आ गया, हेलोजन भी आ चुका है अल्फा पोजीशन पे, तो बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। बहुत बार पूछ लिया जाएगा अल्फा हेलो एसिड कौन सी रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है, रिएजेंट क्या है, रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, रिएजेंट है रेड PHI, बहुत ही पावरफुल रिएजेंट है रेड PHI। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी जो अपन नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो कि अपन हर एक कंपाउंड में करा रहे थे। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, सॉरी बेंजोइक एसिड की बात करूं, तो आपको पता है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर आप इसमें हेलोजिनेशन करवाते हो या नाइट्रेशन करवाते हो तो जो आपको कंपाउंड मिलेंगे वो कहाँ जुड़े हुए मिलेंगे, मेटा पोजीशन पे। देखो ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे आ गया, नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग रिएजेंट डाला, NO2 मेटा पोजीशन पे आ गया। आप बोलोगे कि मैम फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी करा दो, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जो बेंजोइक एसिड है ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता है। बेंजोइक एसिड विल नेवर गिव फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और जो रीज़न होता है यहाँ पर वो ये होता है कि अपन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एक लुईस एसिड लेते हैं, लुईस एसिड लेते हैं ना, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर क्या होता है, जो AlCl3 होता है वो जाकर क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो यही रीज़न है। अब बच्चों अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन प्रेपरेशन सब पढ़ लिया है। अब अपन सॉल्व करेंगे कुछ PYQ। और अगर आपको इसी चैप्टर के बच्चों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए सॉल्व करने के लिए और साथ ही में उसका टेस्ट भी देना है तो यही सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसके PYQ। तो आइए बच्चों बात करते हैं अपने फर्स्ट PYQ की, जो कि है आपने एक X लिया, X के अंदर कॉपर 573 केल्विन पे डालना है जिससे A प्रोड्यूस होगा, जिसमें आपने सिल्वर मिरर टेस्ट का टॉलिन रिएजेंट डाला है और सिल्वर मिरर बन चुका है। मतलब नॉर्मल सी बात है, जो A है वो क्या है, एक एल्डिहाइड है। इसी में OH माइनस आयन डालेंगे तो आपको देखना पड़ेगा एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, उसके बेसिस पे वो एल्डोल या कैनिजारो दे सकता है। और यहाँ पर NH2NH2CONH2 जिसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, इसकी रिएक्शन करवानी है। आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन को दिया गया है C2H6O। अब एक बात बहुत कॉमन है कि ये जो है एल्केन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। C2H2+2 CnH2n+2 मतलब एल्केन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। किससे अटैच है, सिंगल बॉन्ड से। और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से सिर्फ एक ही चीज़ में अटैच हो सकता है, वो क्या होता है, अल्कोहल। मतलब जो अपना यहाँ पर X है वो क्या है, एक अल्कोहल है। 2 कार्बन है मतलब कि CH3CH2OH इथेनॉल होगा। ठीक है, इथेनॉल के अंदर आपने डाला है कॉपर विथ 573 केल्विन। अब ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर किस में रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल को किस में रिड्यूस करता है, कीटोन में। और टर्शरी अल्कोहल को किस में रिड्यूस करता है बच्चों, एक एल्कीन में। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा CH3CHO। इसीलिए जब अपन ने टॉलिन रिएजेंट डाला तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था, अगर कीटोन होता तो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। अब अपन को यहाँ पर OH माइनस आयन डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर अपन को एल्डोल करवाना पड़ेगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो अपन कैनिजारो रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर ये जो OH है ये इस H को ले लेगा, इधर वाले H को, जिससे यहाँ पर CH2 माइनस बन जाएगा। अब जो दूसरा वाला यहाँ पर एल्डिहाइड होगा वो इस CH2 माइनस से आके जुड़ेगा, जिससे आपको मिलेगा यहाँ पर देखने को CHO। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा CH2, C इस पे OH आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आपका एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे बच्चों, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से रिमूव करके वाटर को रिमूव कर दोगे, जिससे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
CHO, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, जो कि क्या है बच्चों, अगर इसकी नेमिंग करी जाए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर हर जगह अपन को नेमिंग दी गई है ऑप्शंस में, तो अगर इसकी नेमिंग भी करी जाए तो नेमिंग कर लेंगे। बाकी ये क्या है, एक सिनेमिक एसिड टाइप का कंपाउंड है। नेमिंग में आपको दिख रहा है 4 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4, वी आर इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑल्सो। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट, 2 पे इन ग्रुप है 1, जिसे ये 1 होगा तो ये 2 होगा, तो ब्यूट 2 इन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्यूट 2 इनल हो गया। अब ब्यूट 2 इनल है, इथेनॉल है, तो सबसे पहले तो अगर अपन ऑप्शंस में देखें तो इथेनॉल आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में आ रहा है। इथेनॉल से अपन को क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी है इथेनॉल है, X जो है वो इथेनॉल होना चाहिए, यहाँ पर X एसिड एल्डिहाइड दे रखा है तो गलत हो जाएगा। X इथेनॉल यहाँ पर है और यहाँ पर X इथेनोइक एसिड है, तो ये भी गलत हो गया। अब इथेनॉल है, A जो है वो अपने पास क्या है, एल्डिहाइड है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। मतलब नॉर्मल सी बात है, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो यहाँ तक तो अपन ने कर लिया है, एल्डोल कर दिया है। थर्ड ऑप्शन में क्या करना है, अपन को सेमी कार्बाजाइड का यूज़ करना है। अब अगर अपन सेमी कार्बाजाइड का यूज़ करेंगे, जो कि होता है NH2, इसके H2 यहाँ लिख देते हैं, NH2 NH CO NH2, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखते हो आपका कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है निकल जाती है और यहाँ पर बन जाता है C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड NH2। इसे बोलते हैं बच्चों सेमी कार्बाजाइड, से बन गया सेमी कार्बाजोन। क्या मिल चुका है, सेमी कार्बाजोन मिल चुका है। सेमी कार्बाजोन आपको कहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन में ही, इथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूट 2 इनाइल एंड सेमी कार्बाजोन। तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट PYQ की, जो कि है CH3CH2 COO माइनस में आपने NaOH और हीट डाला है, CH3CH3 प्रोड्यूस हो गया है, साथ में Na2CO3 निकल गया है। कंसिडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट एंड केमिकल। यहाँ पर आपको मिसिंग रिएजेंट और केमिकल बताना है। आप देख रहे हो ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, NaOH डाल रहे हैं। अब इसको बोलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें अपन क्या करते हैं, एल्केन का प्रोडक्शन करते हैं। रिएक्शन को बोलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें जो अपन रिएजेंट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा और लाइम। तो ये होता है मिक्सचर, होता है NaOH प्लस CaO का, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। तो नॉर्मल सी बात है, जो मिसिंग यहाँ पर रिएजेंट है वो क्या होना चाहिए, CaO, जो कि सेकंड ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो ऐसे आपको हर एक रिएजेंट भी याद रखना है, बहुत बार रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा गया है नीट PYQ में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट PYQ। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट PYQ की, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गेट हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर एल्केलाइन कंडीशन। मतलब इनमें से कौन सा एस्टर है जो सबसे ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था तो मैंने बताया था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टर क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। तो सेम थिंग फॉलोज हियर। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था वो क्या कर रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था, ठीक है। अब एस्टर भी क्या है, उसी का डेरिवेटिव है, तो वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर देखना है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अगर OCH3 की बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यहाँ कोई सा भी ग्रुप नहीं लगा है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, साथ ही में यहाँ पर देखें NO2 भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और NO2 जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसका -R भी होता है, इधर सिर्फ -I ही होता है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा इजीली क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और अपना करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा। थैंक यू। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट PYQ की, जो कि है सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो फर्स्ट रिएक्शन में अपन देख सकते हैं एक एसिड हैलाइड है जिसका हाइड्रोलिसिस करवाया है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, बिल्कुल सही। अपन ने देखा था एसिड हैलाइड हो, एस्टर हो, अनहाइड्राइड हो, साइनाइड हो, अमाइड हो, सब के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, ट्रू है। सेकेंड रिएक्शन में अपन ने एक अमाइड ग्रुप लिया है और उसका विद अ पावरफुल, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाया है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। ये बिल्कुल गलत रिएक्शन है बच्चों। अगर अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए
तो आपको सिर्फ हाइड्रोलिसिस कराओगे उससे भी मिल जाएगा। अगर अमाइड से आपको बेंजोइक एसिड चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल हाइड्रोलिसिस करवा दो, उससे आपको मिल जाएगा। मगर अगर आप इसमें बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो इससे अमीन प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी एक अमीन CH2NH2, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सिंपल हाइड्रोलिसिस से मिलेगा, और अगर इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाना है तो अमीन मिलेगी। तो ये रिएक्शन ही आपकी इनकरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। आइए थर्ड को चेक करते हैं। इसमें एक अल्कोहल ग्रुप में KMnO4 डाला गया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बिल्कुल सही है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, बिल्कुल सही स्टेप है। इसमें एक अल्कोहल लिया गया और साथ में CrO3H2SO4 दिया गया है। मैंने बताया था CrO3 के साथ में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको बोल देंगे जोन्स रिएजेंट और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में होगा। और अगर CrO3 के साथ में एक वीक बेस है जैसे पेरिडीन तो उसको कॉलिन रिएजेंट बोलेंगे और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा। तो ये भी बिल्कुल सही रिएक्शन है। तो यहाँ पर अपन को जो फॉल्स रिएक्शन चाहिए थी वो हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन। थैंक यू। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट PYQ की, जो कि है फैलिंग सॉल्यूशन A इज एक्वस सोडियम सिट्रेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, एल्केलाइन कॉपर सल्फेट और एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब अगर आप याद करोगे, देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो सिर्फ A के बारे में पूछ रहा है। मैंने बताया था कि जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है या फिर जो फैलिंग टेस्ट होता है, इसका जो रिएजेंट होता है फैलिंग टेस्ट, इसके दो पार्ट होते हैं और दोनों के मिक्सचर से आपका कॉपर कॉम्प्लेक्स बनता है। एक होता है A पार्ट, एक होता है B पार्ट। A पार्ट जो होता है उसके अंदर होता है बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। और जो B पार्ट होता है उसके अंदर होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको आप रोशेल सॉल्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? रोशेल सॉल्ट भी बोलते हो। अब इसने सारे ही ऑप्शन दे दिए, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो A याद रखना। और दोनों में यहाँ पर भी कंफ्यूजन दे दिया कि एक एल्केलाइन कॉपर सल्फेट दे दिया, एक एक्वस दे दिया। तो करेक्ट आंसर है एक्वस कॉपर सल्फेट। और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके PYQ में एक और आ चुका है, जब बेयर रिएजेंट के बारे में पूछा था। उसमें बेयर रिएजेंट KMnO4 होता है, पर दोनों ही ऑप्शन में दे देते एल्केलाइन और एक्वस। तो याद रखना है बेयर रिएजेंट एल्केलाइन KMnO4 होता है, ठीक है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A इज द इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, रिएक्शन में एक बेंजीन रिंग है, एक सिंपल साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, और यहाँ पर दो जगह आपको कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कीटोन दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और आपने ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल रखा है, ठीक है। मतलब जिंक मरकरी अमलगम डाल रखा है। अपन को पता है कार्बोनिल कंपाउंड का जो यहाँ पर रिडक्शन कर देगा एल्केन में, वो होता है जिंक मरकरी अमलगम ZnHg HCl, या फिर जो आपका NH2NH2 होता है, इसको क्या बोलते हैं? वुल्फ किश्नर रिएक्शन, ठीक है, OH माइनस आयन के साथ होता है। या फिर एक आपका मोजिंगो होता है जिसमें आप एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेते हो इस तरीके का SH SH और साथ में रानी निकल डालते हो। इन तीनों ही केस में आपको क्या मिलेगा बच्चों? एक एल्केन मिलेगा। अब आपको पता है दो कार्बोनिल कंपाउंड है तो दोनों जगह क्या आना चाहिए? सिंपल एल्केन। यहाँ दोनों जगह OH आ गया, जो कि नहीं आएगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन डायरेक्ट एल्केन में करता है, ये भी नहीं आएगा। इधर देखोगे, इधर CH3 आ रहा है, मगर एक CH3 गायब कर दिया। ये वाला CH3 भी तो है एक एक्स्ट्रा जो कीटोन के अंदर है, वो गायब कर दिया। इधर देखो भाई, एक CH2 CH3 CH2 CH3, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। थैंक यू। तो बच्चों आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट PYQ, जो कि है एक मैच द लिस्ट टाइप का क्वेश्चन। मैच द लिस्ट फर्स्ट में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर साइनोहाइड्रिन एसिटल स्किव बेस ऑक्साइम, जो कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड है, और इसके लिए जो आपने रिएक्शन में यहाँ पर यूज़ करा है वो है NH2OH RNH2 अल्कोहल HCN। ये सारी रिएक्शन देखिए पता चल रहा है पूरा का पूरा जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो उठकर आ गया। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो, सबसे पहले में आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? साइनोहाइड्रिन। अपन को पता है कार्बोनिल कंपाउंड में जब भी अपन HCN का एडिशन कर रहे थे तो एक जगह पे H जाके जुड़ रहा था और CN माइनस कार्बन पे जाके जुड़ रहा था, जिससे मिल रहा था CnOH, जिसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है।
सेकंड में क्या मिल रहा है भाई, सेकंड में प्रोडक्ट मिल रहा है अपन को एसिटल। एसिटल कब मिलता है ये भी देखा था अपन ने, जब कार्बोनिल कंपाउंड में अपन अल्कोहल का ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल अपन को चाहिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक अल्कोहल से क्या बनता है, H+ ऐड होता है और एक जगह OR- ऐड होता है जिससे मिलता है COROH। दोबारा अल्कोहल का एडिशन होता है जिससे मिलता है COROR जिसे बोलते हैं एसिटल, अगर ये एक H ग्रुप है, और कीटल अगर दोनों R है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर थर्ड में क्या कर रहे हैं, स्किफ बेस। स्किफ बेस कब मिलता है, जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे आप क्या करते हो, एक प्राइमरी अमीन का एडिशन करते हो। प्राइमरी अमीन होता है H2NR। तो यहाँ से आपको पता है, मैंने NH2Z वाले कंपाउंड बताए थे, आपको सिर्फ वाटर को रिमूव करना है। Z यहाँ पर एल्काइल अराइल कुछ भी ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है। ठीक है, आपका 2,4-DNP टेस्ट अपन ने पढ़ा था। तो ऐसे ही यहाँ पर R ग्रुप जब प्राइमरी अमीन होगा तो उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं स्किफ बेस। इसको बोला जाता है स्किफ बेस। ठीक है, तो ये स्किफ बेस प्रोड्यूस हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन में अपना प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्साइम। सेम रिएक्शन है बिल्कुल, यही वाली NH2Z वाली ही। इस रिएक्शन में क्या होता है इसको भी देख लो। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, साथ में H2N और यहाँ पर OH होता है। अब जो Z ग्रुप था यहाँ पर R था, यहाँ पर Z ग्रुप OH कर दिया। सेम वाटर का रिमूवल करवाना है, इससे जो मिलेगा वो होगा NOH जिसको बोला जाता है ऑक्साइम। हाइड्रोक्साइल अमीन से क्या मिलता है, ऑक्साइम मिलता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो साइनोहाइड्रिन किससे मिलेगा, HCN से। ठीक है, एसिटल किससे मिलेगा, अल्कोहल से। स्किफ बेस किससे मिलेगा, प्राइमरी अमीन से। और ऑक्साइम किससे मिलेगा, NH2OH से। तो A का 4th होना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, A का 4th, B का 3 होना चाहिए। ठीक है, C का 2nd होना चाहिए। ठीक है, और D का 1st होना चाहिए। तो 3rd ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। इस जगह Z की जगह अराइल अल्काइल कुछ भी ग्रुप हो सकता है, सेम आपको वाटर रिमूव करके उसको बना देना है। ठीक है, थैंक यू। तो आइए बच्चों करते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पर अपन एक टोलिन ले रहे हैं, उसके अंदर अपन क्रोमाइल क्लोराइड का एडिशन करवा रहे हैं। अच्छा, इस रिएक्शन का नेम भी बताना चाहिए भाई। अगर मान लो नेम पूछ लेता तो फिर, अगर आपको नेम पता है तो मेरे बताने से पहले कमेंट कर दो। यहाँ पर अपन क्या डाल रहे हैं बच्चों, क्रोमाइल क्लोराइड इसके अंदर ऐड कर रहे हैं CrO2Cl2CH2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो कैसे बनता है मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, जो ये क्रोमाइल क्लोराइड है ना, इसका एक जो ऑक्सीजन होता है वो होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर Cr ग्रुप है जिसमें एक में OH है। ठीक है, और एक में Cl2 है, और इसका भी होल ट्वाइस होता है। इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जिसकी रिडक्शन से फिर आपको मिलता है बेंज एल्डिहाइड। एंड द रिएक्शन नेम इज इटार्ड रिएक्शन। क्या नेम होता है रिएक्शन का, इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन का नेम पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन का नेम क्या है भाई, इटार्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भाई कौन अपने इस कॉम्प्लेक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर OCOCH3 है, तो जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। CHCl2 है, जो कि आपको पता है ये कब बनता है, जब अपन क्लोरीनेशन करवा रहे होते हैं एक टोलिन का। ये जब बनता है जब अपन एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करते हैं CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तब ये वाला भी नहीं बनेगा। और बिल्कुल सही, ये रहा अपना कॉम्प्लेक्स OCROH एंड Cl2, बिल्कुल सही। 4th ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखना है, अगर ये कॉम्प्लेक्स पूछा हुआ होता तो यहाँ पर होता CrO3 रिएजेंट जो होता प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड होता। ठीक है, और इस वाले रिएजेंट के लिए टोलिन के साथ में आपके लिए होता है यहाँ पर क्लोरीनेटिंग जो रिएजेंट होता है Cl2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3, जो कि एक डायोल फॉर्मेशन करता है। और फिर उस डायोल से क्या होता है बच्चों, उसके बाद जाकर आपका एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, थैंक यू। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट PYQ की, जो कि है द रिएक्शन बिटवीन बेंज एल्डिहाइड, मतलब कि आपको बेंज एल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है, एंड एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है बच्चों, बेंजीन की रिंग है,
साथ में C डबल बॉन्ड O है और एक CH3 है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल और एल्डोल रिएक्शन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अपन क्या बोलते हैं, कैनिजारो। अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल। दिख रहा है साफ साफ अल्फा हाइड्रोजन हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एल्डोल। अब एल्डोल रिएक्शन में आपको पता है सबसे पहले एनायन बनाते हैं, तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन को जो आपका बेस है वो लेकर जाएगा, जिससे आपका एनायन बन जाएगा। ये एनायन कहाँ अटैच करेगा, इस वाले कार्बन पे। तो जो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट बनेगा, इस वाले कार्बन पे एक H है, एक O- है जो वाटर से H लेकर OH बना लेगा, ठीक है। डायरेक्टली बना रही हूँ मैं क्योंकि मैकेनिज्म समझा चुकी हूँ। यहाँ पर एक CH है, CH2 है मतलब, और C डबल बॉन्ड O है, उससे अटैच एक फिनाइल की रिंग है। आपको पता है OH H क्या करेगा, वाटर का रिमूवल कर लेगा और साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा एक, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा भाई, एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH सब C डबल बॉन्ड O, और साथ में हो जाएगा यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग। अब यहाँ पर एल्डोल प्रोडक्ट मिल चुका है। पर एल्डोल के भी दो ऑप्शन है, या तो ये सिंपल एल्डोल है या क्रॉस एल्डोल है। सिंपल एल्डोल जब होगा जब आप, जैसे मान लो आपने CH3CHO लिया तो इसी के 2 मोल्स ले लिए, तो दोनों जो एल्डिहाइड है वो दोनों सेम है तो सिंपल एल्डोल है। पर अगर जो एल्डिहाइड यूज़ करा है वो दोनों डिफरेंट है, जैसे एक बेंज एल्डिहाइड है, एक एसिटोफिनोन है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे यहाँ पर डिफरेंट एल्डिहाइड लिया है तो इसको बोलेंगे, इससे रिंग फॉर्म हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ऐसे फिर एल्डोल भी बहुत तरह के होते हैं, एक एसिड कैटलिस्ट होता है, बेस कैटेलाइज्ड होता है जब बेस का यूज़ कर रहे हैं, जब एसिड का यूज़ कर रहे हैं तो H+ का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एल्डोल है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो उसे बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो बिल्कुल सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट PYQ की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस साइक्लोपेंटा 1,2-डाइओल फॉर्म द सिस ट्रांस आइसोमर। मतलब सिस फॉर्म और ट्रांस आइसोमर्स में डिस्टिंग्विश कर पाएगा। क्या कंपाउंड दे रखा है भाई, सिस साइक्लोपेंटा। साइक्लोपेंटा तो ये हो जाएगा, ठीक है। सिस 1,2-डाइओल मतलब इसके 2 जगह पे डाइओल है और सिस फॉर्म है, दोनों सेम तरफ है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इनके डिस्टिंग्विश करने के लिए सिस फॉर्म और एक और कौन सी होगी, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में OH जो होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, तब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा, MnO2। भाई MnO2 आपका यूज़ होता है एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए। किसके लिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए। तो यहाँ सिस ट्रांस के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। अगर बात करें एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड की, तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं ओपनर ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ओपनर ऑक्सीडेशन इसका नाम होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, आप एक अल्कोहल लेते हो और वो जो अल्कोहल होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, CH OH R और R ग्रुप। इसके साथ में आप लेते हो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप, और साथ में आप एक एसीटोन लेते हो। तो जो एसीटोन होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये अल्कोहल है वो क्या बना लेता है, कीटोन बना लेता है। तो यहाँ पर तो कीटोन बनेगा, तो इसके लिए सिस ट्रांस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिंपल अल्कोहल लेंगे सेकेंडरी। तो ये भी भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एसीटोन की बात करते हैं। एसीटोन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये आपका एसीटोन हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप। और ये देख सकते हो आप, एक ऐसा ग्रुप है जिससे आप वाटर को निकालोगे तो इससे एक साइक्लिक आपको कंपाउंड मिलेगा। यहाँ से ये O कार्बन CH3 और ये CH3, तो ये साइक्लिक टाइप का आपको एसिटल मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही। तो यही डिस्टिंग्विश करवा पाएगा सिस और ट्रांस में, क्योंकि आप ट्रांस लोगे तो OH दोनों डिफरेंट साइड होंगे, जिसकी वजह से वाटर नहीं निकल पाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, ये H को लेंगे, सिर्फ O को भी ले लिया मैंने साथ में। तो यहाँ पर समझ जाना कि यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हाइड्रोजन को लेंगे तभी तो वाटर निकलेगा, और वाटर के रिमूवल के बाद में ये एक साइक्लिक इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा, जो कि साइक्लिक एसिटल टाइप का कंपाउंड है, और ये तभी बनेगा जब सिस फॉर्म लोगे। अब फोर्थ ऑप्शन में ओजोन दे रखा है, जो कि एल्कीन के लिए यूज़ होता है, तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास आ जाएगा एसीटोन। थैंक यू।
तो बच्चों इसी के साथ जो अपना चैप्टर था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अपन ने PYQ सॉल्व कर लिए, थ्योरी सॉल्व कर ली है। और इसी के साथ अगर आपको इसके कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि अभी तक आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, अपन ने पूरी थ्योरी कवर कर ली है, PYQ कवर कर ली है, तो आपको वो मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद जब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर होंगे तो टेस्ट का लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, तो जितना ज़्यादा हो सके इसका यूज़ करो। थैंक यू सो मच।